नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त केरल में रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करता हूं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए अपने जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूं, जो उस वक्त हुई थी जब मेरी पहली पोस्टिंग केरल के एक जिले त्रिशूर के छोटे से कस्बे में हुई थी। वहां पर सरकार की तरफ से हमें रहने के लिए रेलवे क्वार्टर दिए गए थे। ऐसे में मुझे भी एक क्वार्टर मिला था। अपनी ज्वाइनिंग के 2 दिन तक मैं अपनी ही साइड के एक लड़के के साथ रहा और उसके बाद क्वार्टर मिलने पर मैंने अपना सारा सामान उस क्वार्टर में अपने दोस्त की मदद से सेट कर लिया था। वैसे वो जो मेरा दोस्त था वो हमारी साइड का ही था और उसकी भी वहां पर कुछ दिन पहले ही पोस्टिंग हुई थी। ऐसे में हम दोनों ही वहां के लोगों की भाषा नहीं समझते थे, तो इसीलिए एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही हम ही थे। अब वैसे तो मुझे रहने के लिए जो क्वार्टर मिला था वो ठीक ठाक हालत में था। रहने के लिए 2 कमरे, एक बड़ा हॉल, 2 लेट बाथ, साथ ही आगे की साइड और पीछे की साइड खाली पड़ी हुई जगह भी थी जिसमें हम कुछ बागवानी वगैरह भी कर सकते थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नारियल के पेड़ काफी ज्यादा थे जिसकी वजह से वो जगह काफी खूबसूरत लगती थी। वही जब मैं अपना सारा सामान अपने दोस्त की मदद से अपने क्वार्टर में सेट किया तो उस दिन मैं काफी ज्यादा थक गया था। ऐसे में अपने दोस्त के यहाँ खाना खाकर आ गया। अब जैसे ही मैं अपने क्वार्टर की तरफ आया तो अंधेरा हो चुका था। जब मैं अपने क्वार्टर के सामने पहुंचने ही वाला था कि दूर से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे क्वार्टर के बाहर दरवाजे के पास सीढ़ी पर कोई गर्दन नीचे झुकाए हुए घुटनों में अपना चेहरा छुपाए हुए बैठा है। दूर से ही मुझे बाहर जो बल्ब जल रहा था उसकी धीमी रोशनी में कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर कौन हो सकता है। जरूर कोई पड़ोस में रहने वाला कोई आदमी होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस तरफ चला गया। परंतु जब मैं क्वार्टर के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन सच में कोई नहीं था, और वैसे भी मैं बाहर का जो गेट बंद करके गया था वो भी बिल्कुल वैसे ही बंद था। तो फिर वो मुझे कौन दिखाई दिया था, यही मैं सोच रहा था। अब सोच रहा था कि शायद ये मेरे मन का भ्रम होगा, किसी पेड़ की परछाई होगी और मुझे ऐसा लग रहा होगा। ये सोचकर मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर का गेट खोला। अब जैसे ही अंदर आने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलते चलते क्वार्टर के अंदर आ गया हो, क्योंकि किसी के चलने के कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, बस तेज तेज हवाएं चल रही थी। ये देखकर मैंने सोचा कि हवा इतनी तेज चल रही है जिसकी वजह से ऐसा ही लगा होगा। ये सोचकर कि मौसम खराब ना हो जाए, ये सोचकर मैंने फिर क्वार्टर का गेट अंदर से अच्छे से बंद किया। वैसे भी यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है, कब खराब हो जाए। ये सोचकर फिर मैं अपने कमरे में आया, अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए अपने पलंग पर लेट गया था। उस वक्त मेरे पास सोने के लिए बस मेरा पलंग ही था। जब मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे में कोई है, क्योंकि किसी के चलने का, किसी के होने का एहसास मुझे हो रहा था। ये महसूस होते ही मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है। ऐसे में मैं उठकर दूसरे कमरे में आया तो देखा कि उसका दरवाजा तो बंद था। फिर भी मैंने दरवाजा खोलकर उसमें अंदर देखा तो उसमें कोई नहीं था। शायद बाहर मौसम खराब है और तेज हवा चलने की वजह से मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये सोचकर मैं वापस फिर से उसी कमरे में आ गया जिसमें मेरा पलंग बिछा हुआ था और सोने के लिए पलंग पर लेट गया। अब मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा
कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमरे में कोई धीमी आवाज में कुछ बोलते जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मैंने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार आवाज आती जा रही थी तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि गेट तो अंदर से अच्छे से बंद है, फिर आखिर कमरे में है कौन, आवाज किस तरह की है। ये सोचकर अब मैंने आंखें खोलकर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। हाँ, बाहर तेज तेज हवाएं चल रही थीं, आंधी तूफान का सा मौसम हो रहा था। ऐसे ही मन को भ्रम हो रहा होगा, ये सोचकर मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। अभी मुझे नींद आई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है। क्योंकि मैं जब दूसरी साइड करवट लेने की कोशिश कर रहा था तो करवट नहीं ले पा रहा था। किसी के होने का एहसास मुझे साफ महसूस हो रहा था। पहले तो नींद में होने की वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि कोई नहीं था। शायद नींद में कोई ऐसा ही सपना देखा होगा। मैं यही सोच रहा था कि तभी तेज आवाज करते हुए कमरे की खिड़की खुल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। ये देखकर मैं खड़ा हुआ और कमरे की खिड़की जैसे ही बंद करने लगा तो मैंने देखा कि मेरे क्वार्टर के पीछे की साइड जो खाली जगह थी वहां पर कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिखाई दिया था। अपना चेहरा घुटनों में छुपाए, अपनी गर्दन नीचे किए हुए कोई बैठा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि ये कौन है। फिर अपने आप से ही बोला, अरे कौन होगा, शायद किसी पेड़ की परछाई होगी। परंतु फिर सोचने लगा, कोई तो है, लेकिन कौन यहां आ सकता है, क्योंकि पीछे की तरफ जो चारदीवारी थी वो काफी ज्यादा ऊंची थी। ऐसे में कोई उस पर चढ़कर तो आ नहीं सकता था और आगे की साइड का गेट भी अच्छे से लॉक था, तो फिर कौन हो सकता है। यही सोचकर मैं उसे तरफ देखते जा रहा था। कभी मन करता कि मेरे मन का भ्रम है, ये सिर्फ पेड़ की कोई परछाई है, कभी करता कि कोई बैठा हुआ है, क्योंकि अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में जल्दी से मैंने अपने पलंग पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च जलाकर जैसे ही उस तरफ देखा तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैं अपने आप से ही बोला, कुछ नहीं है, मैं भी बस ऐसे ही परेशान हो रहा हूं, किसी पेड़ की परछाई होगी। ये सोचकर मैंने कमरे की खिड़की जैसे ही बंद की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, परंतु कुछ भी नहीं था। यार, मैं भी ना आज बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए ना जाने कैसे कैसे भ्रम हो रहे हैं मुझे। ये सोचकर कमरे की खिड़की बंद करके मैं सोने के लिए लेट गया और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही जल्दी से नहाकर मैं रसोई में आया तो मैंने देखा कि रसोई में जो फल, फ्रूट और सब्जियां रखी हुई थीं, उन्हें जैसे किसी ने बुरी तरह नोच नोच कर खाया था, चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर सोचा कि शायद कोई चूहा आ गया होगा जिसने ऐसी हरकतें की होंगी। ऐसे में मैंने जल्दी से साफ सफाई की, अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके टिफिन पैक करके मैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकल गया। मैं कल रात जो कुछ भी हुआ था उन सबको अपने मन का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। जब अपनी ड्यूटी पर था तो रात की कोई भी बात मुझे याद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर ड्यूटी खत्म करके वहां से वापस शाम को लौटते समय अपने मोबाइल से मेरी अपने घर वालों से बात हो रही थी। वे लोग मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन अभी मैं कुछ और वक्त चाहता था, क्योंकि अभी तो मेरी जॉब लगी थी। ऐसे में मैं चाहता था कि कुछ और वक्त मेरी शादी ना हो, मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, उसके बाद मेरी शादी हो तो बेहतर है। और यही बात मैं अपने घर वालों को समझा रहा था। ऐसे में इसी तरह बात करते हुए मैंने अपनी क्वार्टर का लॉक खोला और अंदर आ गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो कोई तेज स्पीड में भागते हुए मेरे पीछे से गुजर गया। तो हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी ऐसा लगा जैसे फिर से मेरे पीछे से कोई भागकर गुजर गया हो। अब मैं फिर से पीछे की साइड देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ा मैं घबरा गया था। तभी मेरी माँ जो मुझे फोन पर बातें कर रही थी वो बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दिया और क्वार्टर का गेट अंदर से अच्छे से लॉक करके रसोई में आया।
अभी मैं रसोई में आया ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से क्वार्टर का जो मेन गेट था उसे जोर जोर से अपने हाथों से पीट रहा था। ये देखकर मैंने सोचा कौन हो सकता है, और जल्दी से वहां पर आकर गेट खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद हवा की वजह से गेट ऐसे ही आवाज कर रहा होगा। ये सोचकर मैंने फिर से गेट को अंदर से अच्छे से लॉक किया। वैसे आज सच में बहुत थक गया था, क्योंकि कल तो वैसे ही क्वार्टर में अपना सामान रखने में काफी ज्यादा थकान हो गई थी, और आज ड्यूटी पर काम भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में मन कर रहा था कि अब जल्दी से कुछ भी बनाकर और खाकर सो जाऊं, लेकिन उससे पहले चाय बना लूं, क्योंकि थकान ज्यादा हो रही थी और थोड़ा सिर दर्द भी महसूस हो रहा था। ये सोचकर मैं किचन में आया और अपने लिए चाय बनाने लगा था, तो तभी मुझे फिर से एहसास होने लगा कि बगल वाले कमरे में कोई है। किसी के चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये महसूस होते ही मैंने सोचा शायद भ्रम होगा, परंतु जब बार बार आवाज आ रही थी तो मैं फिर से जाकर उस कमरे में गेट खोलकर अंदर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब मैं आकर अपनी चाय पीने लगा। फिर चाय पीने के बाद मैं अपने लिए खाना बनाने लगा। गैस के एक चूल्हे पर सब्जी बन रही थी, साथ में मैं आटा गूंथते जा रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त का फोन आ गया और मैं लाउडस्पीकर पर उससे बातें करने लगा और साथ में रसोई का भी काम करते जा रहा था कि तभी मेरी नजर सब्जी की तरफ गई। वैसे मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रहा था। तभी मैंने देखा कि सब्जी का रंग पूरी तरह लाल हो गया था, जैसे बिल्कुल खून हो, और उसमें आलू के टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे मांस के टुकड़े तैर घूम रहे हैं। अब ये देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं एक तक हैरानी से सब्जी की तरफ देखने लगा कि तभी पीछे से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। अब मैं घबरा गया और पीछे की तरफ देखने लगा तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई भागकर जो पास वाला कमरा था उसमें चला गया हो। यह देखकर मैं जल्दी से वहां आया। पास के कमरे का तो दरवाजा लॉक था, लेकिन कोई तो था। यह महसूस होते ही मैं घबरा रहा था। फिर से रसोई में आया तो देखा कि कढ़ाई में सब्जी ही बन रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि कुछ देर पहले तो इसमें मुझे खून नजर आ रहा था और अब ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अपने आप से बोला, बहुत ज्यादा थक गया हूं, ऐसे में कुछ भी दिखाई दे रहा है। ये सोचते हुए मैंने जल्दी से अपने लिए रोटियां बनाई और फिर जल्दी से खाना खाकर बर्तनों को साफ करके एक तरफ रखकर मैं अपने कमरे में आ गया और पलंग पर लेट गया। अभी मुझे नींद नहीं आई थी कि मुझे रसोई में से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगी, जैसे सारे बर्तन नीचे गिर रहे हों। यह महसूस होते ही मैंने सोचा कि शायद कल की ही तरह वो चूहा सब्जी और फल खराब करने के लिए आया होगा। ऐसे में मैं भागते हुए रसोई में आया तो देखा कि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बर्तन भी अपनी जगह पर रखे हुए थे। शायद अब शांत मौसम है, ऐसे में बगल वाली क्वार्टर की आवाज आ रही होगी। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर अपने कमरे में अपने पलंग पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया था। अभी मैं सो रहा था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे कमरे में बैठकर रो रहा है। उस वक्त मैं नींद में था, इसीलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज बार बार आ रही थी तो मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सका और हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पलंग के पास में ही एक साया खड़ा हुआ था जो किसी आदमी का था। बड़ा ही डरावना साया था, पूरी तरह से सफेद, आंखों की पुतली लाल रंग की थी और वो गुस्से में मेरी तरफ देखकर घूरते जा रहा था। फिर अचानक तेज आवाज में रोने लगा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, परंतु अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में हैरान रह गया कि यह सपना तो नहीं हो सकता। ये सोचते हुए मैं घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कमरा बिल्कुल शांत था। न रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, न कमरे में मेरे सिवाय और कोई था। अब मैं अपने आप से ही बोला, शायद ऐसे ही कोई डरावना सपना देखकर भ्रम हुआ होगा, और मैं सोने के लिए फिर से लेट गया तो जो पास वाला कमरा था उसी में से फिर से मुझे आवाज आने लगी, जैसे कोई तेज आवाज में रो रहा है। यह आवाज जब मुझे आई तो मैंने सोचा कि शायद बगल वाले क्वार्टर में जो पति पत्नी रहते हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया होगा और उनकी ही आवाज आ रही है। ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज मेरे कमरे के पास वाले दूसरे कमरे में से आ रही थी। तो अब मुझसे रुका नहीं गया और मैं जल्दी से वहां आया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसे खुला हुआ देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया।
क्योंकि मैंने तो कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद किया था। अब घबराते हुए मैंने कमरे में अंदर जाकर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे एक तेज धक्का मारा हो। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अब हैरानी से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब सोचा शायद गलती से मैंने ही कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। यह सोचकर दरवाजा अच्छे से लॉक किया और वापस आकर अपने कमरे में अपने पलंग पर लेट गया। फिर से सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन अब मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि माना गलती से कमरा तो खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन मुझे धक्का किसने मारा था ये बात समझ में नहीं आ रही थी। परंतु फिर भी सुबह ड्यूटी जाना है, ये सोचकर सोने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में अभी अपनी आंखें बंद की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने की तरफ खड़ा हुआ है और मेरे बहुत करीब से मुझे देख रहा है। ये महसूस होते ही आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर अपने आप से बोला, ये आजकल मुझे हो क्या रहा है? कैसे उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, कैसे कैसे भ्रम हो रहे हैं। ये सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके सोने की कोशिश करने लगा। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। अब तक जो कुछ हो रहा था उन्हें बस ऐसे ही मन का भ्रम, कोई डरावना सपना समझकर मैं नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असलियत क्या है। अगले दिन मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और अपना टिफिन पैक करके मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया था। वहां काम करते हुए कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। शाम को वापस लौटते समय आज फिर मम्मी का कॉल आ गया था और मैं उनसे बातें करते हुए अपने क्वार्टर पर पहुंच गया। वहां पर जाकर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मम्मी का कॉल कट गया। अब मैं बाहर रखी हुई एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा था। चाय पीकर फिर मैं अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर चारों तरफ अंधेरा हो गया था। मैं खाना बनाते हुए रसोई में से जो पीछे की तरफ खिड़की थी उसमें से पीछे की साइड भी देख रहा था, तो मुझे उस रात की तरह फिर से एक साया पीछे की तरफ बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर पहले तो मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की कि शायद किसी पेड़ की ऐसे ही परछाई होगी। लेकिन जब वो साया मुझे दिखाई दे रहा था तो अब मुझसे रुका नहीं गया और मैं सारा काम छोड़कर गेट खोलकर अपनी टॉर्च लेकर पीछे की तरफ गया। चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मेरे क्वार्टर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा शीशम का पेड़ था। तेज हवा चलने की वजह से उसके पत्ते आवाज कर रहे थे और उसकी डालियां भी हिल रही थीं। ऐसे में सोचा शायद इसकी ही छाया होगी। ये सोचकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रसोई में आकर बाकी का काम किया। फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने पलंग पर आकर सोने के लिए लेट गया। अभी तक सब कुछ शांत था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे मुझे थोड़ी भी घबराहट हो। कुछ देर मैंने अपना मोबाइल चलाया, फिर सोने के लिए आंखें बंद कर ली। ऐसे में तभी कुछ ही देर में मैं सो गया। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में जोर जोर से रो रहा है। नींद में होने की वजह से पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और वैसे भी मेरे साथ पहले भी काफी बार ऐसा हो चुका था, तो मैंने नींद में कोई ध्यान नहीं दिया। तभी मुझे भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज आवाज में मेरे क्वार्टर के अंदर चिल्लाया हो। वो आवाज बड़ी ही भयानक और डरावनी थी, तो मैंने हड़बड़ाते हुए ने अपनी आंखें खोली और देखा तो कोई नहीं था, परंतु मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी अचानक तेज आवाज करते हुए पीछे से कमरे की खिड़की खुल गई। अब जैसे ही मैं उस खिड़की को बंद करने के लिए गया तो मेरे क्वार्टर के पीछे की साइड में वही साया फिर से मुझे बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उसे किसी पेड़ की छाया समझकर मैं नजरअंदाज करता, उससे पहले ही अचानक उस साये ने मेरी तरफ देखा तो अंधेरे में लाल रंग की चमकती हुई उसकी आंखें मुझे दिखाई दी, तो मेरे भी होश उड़ गए। तभी जैसे उस साये ने मेरी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान दी, तो उसके भयानक दांत भी मुझे अंधेरे में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और भागकर मैंने जल्दी से अपनी पलंग पर जो मोबाइल था उसे उठाया और टॉर्च जलाकर पीछे की तरफ देखा। लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, नहीं, अब मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। ये सोचते हुए बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी।
ऐसे में मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की को बंद किया और सोने के लिए वापस पलंग पर लेट गया, लेकिन बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर भगवान को याद करते हुए और ये सोचकर कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो गया। अभी मुझे ठीक तरीके से नींद भी नहीं आई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को जकड़ दिया हो। मैं अपने हाथ पैरों को चाहते हुए भी नहीं हिला पा रहा था। मेरे पास में मेरे पलंग के चारों तरफ जैसे कोई रोते हुए घूम रहा है। ये महसूस होते ही मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तब बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली तो अचानक ऐसा लगा कि सामने दीवार से एक भयानक चेहरा निकल कर आया और उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अब घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। शायद मैं नींद में ही ऐसे घबरा गया हूं, क्योंकि काफी बार होता है कि जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसी घबराहट होती है जैसे हम पलंग पर से गिर गए, या हमने कोई ऐसा डरावना सपना देखा जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हकीकत में ही हमारे साथ ऐसा हुआ है। उस वक्त भी मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये सोचते हुए मैं अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अब देर तक इधर उधर करवट बदलते हुए जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो भगवान का नाम लेते हुए मैंने फिर से सोने के लिए आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई थी। अभी सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी फिर से मुझे कुछ महसूस हुआ। तो नींद में ही थोड़ी आंखें खोलकर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की साइड से सिरहाने की तरफ से एक चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था, जो मेरे काफी करीब था और मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने उस चेहरे को देखा तो बहुत ज्यादा घबरा गया। काफी डरावना सा चेहरा था। ऐसे में पल भर में ही मेरी नींद तो न जाने कहां गायब हो गई। लेकिन और दिन की तरह न तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे कोई भ्रम हुआ है, न ऐसा लगा कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है, क्योंकि उस वक्त अपनी आंखों के सामने उस डरावने साये को मैं देख रहा था, जो कि इतना डरावना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उस वक्त घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा तो वो साया मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सामने खड़ा होकर भयानक रूप से हंस रहा है। उसके हंसने की आवाज जब मुझे सुनाई दी तो घबराते हुए मैंने अपने सामने की तरफ देखा तो कोई भी मुझे नजर नहीं आया। ये देखकर घबराते हुए मैंने फिर से उस साये की तरफ देखा, लेकिन अब मुझे वो साया भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर फिर मैं घबराते हुए उठकर अपने पलंग पर बैठ गया। अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु कुछ देर पहले मैंने जो कुछ देखा था उसे भी तो भूल नहीं सकता था। अब अपने आप से बोला, ये मन का भ्रम नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगी थी। अब तो एक पल भी मुझसे वहां रुका नहीं जा रहा था। तभी मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के लगभग 2 बजे का समय हो रहा था। ऐसे वक्त मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। ये सोचकर फिर मैं सोने की कोशिश करते हुए फिर से लेट गया, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने सोच लिया था कि आज की रात कैसे भी गुजार जाए। कल मैं अपने दोस्त, जो मेरी ही साइड का था, जिसका नाम राजीव था, उसके पास चला जाऊंगा। इस क्वार्टर में कुछ भी ठीक नहीं है। जब से आया हूं तब से कुछ ना कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। ये सोचते हुए मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सारी बातें मुझे याद आने लगी, जिसकी वजह से और ज्यादा घबराहट होने लगी और मैं भगवान को याद करते हुए अपने आप को तसल्ली और हिम्मत देता जा रहा था। सुबह जब 4 बज गए तो ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से भी सुना था कि 4 बजे के बाद भगवान का वास हो जाता है, तो ऐसे में बुरी शक्तियां चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। ये सोचकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। सारी रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से तब जाकर मेरी आंखें लगी और मैं कुछ ही घंटे सो पाया था। ऐसे में सुबह उठते ही मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई। उस वक्त भी घबराहट होती जा रही थी। जब चाय बन गई तो चाय पीकर कल रात जो कुछ हुआ था उसे याद करके मुझे अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं अब वहां एक पल रहते हुए भी डर रहा था। ऐसे में मैंने जल्दी से अपने लिए टिफिन बनाया, क्योंकि आज नाश्ता करने का मन नहीं था, और अपनी ड्यूटी पर निकल गया था। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने दोस्त को सारी बातें बताऊं, लेकिन वो रात की ड्यूटी करके लौटा था और शायद इस वक्त सो रहा होगा। ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा। ये सोचकर मैं उसके क्वार्टर पर ना जाकर सीधे ही ड्यूटी पर चला गया।
क्योंकि आज वैसे भी मुझे ड्यूटी पर जाने में थोड़ी देर हो गई थी। सारा दिन मैं ड्यूटी पर इसी के बारे में सोचता रहा, जिसकी वजह से घबराते हुए अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। हजारों उल्टे सीधे ख्याल दिलो दिमाग में आ रहे थे। मन कर रहा था कि ड्यूटी से वापस लौटकर अपने क्वार्टर पर ना जाऊं, और दिन जहां वापस आने की जल्दी रहती थी वही अब घबराहट हो रही थी। फिर शाम को जब ड्यूटी खत्म हो गई तो हिम्मत करके ये सोचकर कि अपने दोस्त राजीव के पास जाकर उसे सारी बातें बताऊंगा और उसके पास ही रुक जाऊंगा, ये सोचकर मैं उस तरफ चला गया। परंतु जब उसके क्वार्टर पर पहुंचा तो देखा कि उसके क्वार्टर के बाहर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर मैंने उसे कॉल किया तो उसने बताया कि वो ऑफिस के ही किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। अचानक उसे इस तरह जाते देखकर मैंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि अचानक ही कोई काम आ गया था, जिसकी वजह से उसे आना पड़ा। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया। अब उसे कुछ बताकर परेशान भी नहीं करना चाहता था। वैसे उसने पूछा भी कि कोई काम था क्या, तो मैंने बस बोल दिया कि कुछ नहीं, तुमसे ऐसे ही बातें करने का मन था। जब तुम नहीं मिले तो कॉल कर लिया। ये कहकर उसे कुछ भी नहीं बताया। उस वक्त शायद उसका अचानक दूसरे शहर जाना मेरे लिए मेरी बदकिस्मत ही थी। फिर मैं वापस अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी तो सोचने लगा कि भगवान है ना, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये कहते हुए अपने आप को हिम्मत देते हुए मैं अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ते जा रहा था कि तभी मैंने अपनी माँ से कुछ देर बातें की, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी बातें सुनकर वो घबरा जाएगी। अब मैं वापस अपने क्वार्टर पर आ गया था, लेकिन सच बताऊं तो अब तो मुझे एक घबराहट सी हो रही थी। हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े बदलकर अपने लिए खाना बनाया और खाना खाकर अपनी बेड पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अभी तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पूरा क्वार्टर बिल्कुल शांत था। ये देखकर मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस कुछ ना हो। ये सोचकर अब घबराते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई, क्योंकि कल रात भी मैं ठीक तरह से नहीं सो पाया था, जिसकी वजह से आज जल्दी ही मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया। तभी अचानक किसी के भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन अब वो चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु घबराते हुए मैं चारों तरफ देख रहा था कि अचानक क्वार्टर का जो मैन दरवाज़ा था ना जोर जोर से उसे खटखटाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। तभी खिड़की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ये देखकर मैं डर गया और फिर सोचने लगा कि शायद अभी ऐसे ही मन को भ्रम हो रहा होगा। बाहर मौसम खराब होने की वजह से दरवाज़ा और खिड़की आवाज़ कर रही होगी। ये कहते हुए अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि तभी पास वाला जो कमरा था ना, उसमें से किसी के रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। अब ये सुनकर कभी सोचता कि शायद पास वाले क्वार्टर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जब रुका नहीं गया तो मैं भागते हुए उस कमरे में गया और चारों तरफ देखने लगा। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उस रात की तरह पीछे से किसी ने मुझे एक ज़ोरदार धक्का मारा और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। उठकर मैंने जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वापस भागते हुए अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर बैठ गया था। अपने दोस्त के बारे में सोचकर उसे इस बारे में बताऊं, लेकिन वो भी तो यहाँ नहीं है। अगर कुछ बताऊंगा तो इतनी दूर से क्या कर पाएगा। शायद यहाँ किसी से उसकी बोलचाल हो तो मैं उसके पास चला जाऊं, क्योंकि यहाँ तो एक पल भी नहीं रुका नहीं जा रहा था। वैसे भी मुझे आए हुए कितने ही दिन हुए थे। ऐसे में मेरी किसी से कोई जानकारी नहीं थी। रात के वक्त उसके क्वार्टर पर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से शायद राजीव को मैं सब कुछ बता दूं। ये सोचकर मैंने उनके पास कॉल भी किया, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा था कि भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सोचकर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं घबराते जा रहा था। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है। तो मैं पलंग पर सोने के लिए लेट गया था, लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इन्हीं सब के बारे में सोचते जा रहा था और धीरे धीरे रात के लगभग 1 बजे के आसपास मेरी आंखें लग गईं और मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी मुझे अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है।
ये महसूस होते ही घबराते हुए आंखें खोलकर देखा। कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन तभी सामने की दीवार पर एक भयानक चेहरा मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो भयानक आंखें अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी और धीरे धीरे पूरे क्वार्टर में रोने की आवाज गूंजने लगी, जो आवाज काफी भयानक और डरावनी थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और अपने पलंग पर से उठने की कोशिश करने लगा तो ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को जाम कर दिया हो। मैं अपने पलंग पर से हिल भी नहीं पा रहा था कि अचानक मेरा पलंग इस तरह से हिलने लगा जैसे पूरे घर में भूकंप आ गया हो, जिसकी वजह से घबराते हुए मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हाथ पैरों की तरह जैसे मेरा गला भी जाम हो गया था। तभी रसोई में जो बर्तन रखे हुए थे एक एक करके आवाज करते हुए नीचे गिरने लगे और अचानक ऐसा लगने लगा जैसे क्वार्टर में कोई तेजी से भाग रहा है। किसी के भागने की उसके कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तभी ऐसा लगा कि मेरे कमरे के पास वाला दूसरा कमरा है। ना किसी ने तेज आवाज करते हुए उसके गेट को खोला है और उसमें से भी मुझे अजीब तरीके की आवाज आने लगी। कभी लगता कोई रो रहा है, कभी लगता कोई चिल्ला रहा है, तो कभी लगता जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। पूरे क्वार्टर में ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान सा आया हुआ था। तभी मैं उठने की कोशिश की तो अब मैं उठ सकता था। ये देखकर मैं घबराते हुए जल्दी से पलंग पर से उठकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो जो दूसरा कमरा था ना उसकी तरफ मेरी नजर गई। वहां पर देखा कि कोई फांसी के फंदे से लटका हुआ था। ये देखकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा हूं वो कोई सपना है या सच में हकीकत है। अगर हकीकत है तो फिर ये फांसी के फंदे पर कौन लटक रहा है। ये सोचते हुए उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया कि तभी फांसी के फंदे पर जो आदमी लटका हुआ था ना उसने अचानक इस तरह से आंखें खोली कि मेरी आवाज गले में ही दबकर रह गई। तभी फांसी के फंदे पर लटकते हुए उस आदमी ने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैं थर थर कांपने लगा था। पल भर में ही जैसे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। घबराते हुए उस तरफ ही देख रहा था, क्योंकि ये वही आदमी था जो मुझे पहले भी दिखाई दे चुका था, लेकिन हमेशा मैंने उसे सिर्फ एक बुरा सपना और अपने मन का भ्रम समझा था। परंतु अब सब कुछ मुझे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। फंदे पर लटकता वो आदमी, उसकी भयानक आंखें, उसका भयानक चेहरा। अब मुझे देखकर फिर वो अजीब तरीके से हंसने लगा। जैसे ही वो हंसने लगा तो उसका चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया। ये देखकर मैं डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ा तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का मार दिया हो, जिससे मैं वहीं फर्श पर गिर गया। अब मैं थर थर कांपने लगा। अब मैंने सोचा कि यहां रहना ठीक नहीं है, यहां से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ ही भाग जाऊं। वैसे छोटा सा रेलवे स्टेशन था। रात के वक्त तो अधिकतर सुनसान रहता था, लेकिन यहां से तो बेहतर है। कम से कम वहां जाने पर जान तो बच जाएगी, कुछ रेलवे कर्मचारी भी मिल जाएंगे। ये सोचकर मैं उठकर जो क्वार्टर का गेट था उस तरफ भागते हुए गया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए हड़बड़ाते हुए दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। मेरे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं खुल रहा था। वही मेरे क्वार्टर में मेरे पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वही जिस कमरे में मैंने उस आदमी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा था, अब वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां से किसी के भयानक रूप से रोने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से कदमों से उस कमरे में चल रहा है। ये देखकर मैं घबराते हुए बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था, कोई दरवाजा खोलो। लेकिन जैसे मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, तभी अचानक आवाज करते हुए दरवाजा खुल गया। ये देखकर मैं भाग पाता कि एक तेज हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का देकर मुझे अंदर गिरा दिया हो। अब मैं फर्श पर गिरा ही था कि ये देखकर मैं कुछ समझ पाता। तभी तेज आवाज करते हुए अचानक वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था कि घबराते हुए बेहोश हो जाऊंगा। तभी रसोई में से नल के चलने की आवाज सुनाई दी। ये देखकर घबराते हुए उस तरफ देखने लगा तो दूसरी साइड से बाथरूम में से भी नल चलने की आवाज सुनाई दी। तभी ऐसा लगा जैसे जो कमरा था जिसमें मैं सोता था
उसमें से कोई भागते हुए मेरी तरफ आया हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बस महसूस हो रहा था कि तभी किसी ने जैसे मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जिस कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ वो आदमी दिखाई दिया, उस कमरे में ले गया। वहां फिर से मैंने देखा कि अभी फांसी के फंदे पर वही आदमी लटका हुआ था, जो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। ये देखकर मैं उठकर उस कमरे से भागने लगा तो अचानक जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। अब मैं घबराते हुए अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो अचानक मुझे एक जोर का झटका लगा और सामने की दीवार से मेरा सिर टकरा गया, जिससे मेरे सिर में चोट लग गई थी। अब मैं लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर गया। मेरे सिर में खून बहता जा रहा था कि तभी मुझे अपने चेहरे के पास झुकते हुए वही डरावना आदमी दिखाई दिया, जो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। यह देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश में आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और अब मैं हॉस्पिटल में था। उस वक्त अपने आप को अस्पताल में देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया। मुझे रात की सारी बातें याद आने लगी और घबराहट होने लगी कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मेरे ही पड़ोस में रहने वाले हस्बैंड वाइफ मेरे पास में आए। वो औरत अपनी भाषा में कुछ बोलने लगी थी जो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो आदमी, जो शायद थोड़ा बहुत हिंदी जानता था, मेरी तरफ देखकर बोला, अब कैसा लग रहा है आपको? ये सुनकर मैं घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे यहां कैसे लेकर आए। मेरे तो क्वार्टर का दरवाजा बंद था, तो फिर ये अंदर कैसे गए? ये सोचते हुए मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही तभी उस आदमी ने मुझे बताया कि राजीव का कॉल आया था। शायद रात में तुमने उसे कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा कॉल शायद लगा नहीं था और रात के वक्त वो भी सो रहा था। ऐसे में उसने सुबह जब मैसेज देखा तो तुम्हारे फोन पर कॉल किया, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। ऐसे में कहीं तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है, ये सोचकर मेरे पास फोन किया था और मैं तुमसे बात करवाने के लिए तुम्हारे क्वार्टर की तरफ गया था, तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर मैं अंदर गया। वहां पर तुम बेहोश पड़े थे, तुम्हारे सिर में चोट लगी थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया। सोचा कि शायद तुम फिसल कर गिर गए हो। तभी मैंने आवाज देकर अपनी पत्नी को बुलाया और तुरंत ही तुम्हें लेकर यहां पर आ गया। वैसे अब ठीक हो ना? ये सुनकर घबराते हुए मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। रात की सारी बातें मुझे एक एक करके याद आने लगी तो मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। मुझे इस तरह घबराते देखकर वो आदमी बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, सिर में थोड़ा दर्द है। ये कहते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि इसे सारी बातें बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि मेरी बातें सुनकर हो सकता है कि ये मेरी बातों पर यकीन ना करें। ऐसे में शायद कुछ बताना ठीक ना होगा। वैसे भी अगर मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता और कोई मुझे ऐसी बातें बताता तो मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल होता। इसीलिए शायद मैं कुछ भी बताऊंगा तो कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाएगा। ये सोचकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। वैसे उस वक्त तो घबराहट की वजह से इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बता सकूं। ऐसे में यही सब सोचते जा रहा था कि तभी एक नर्स आई और बोली कि अभी आपको आराम की जरूरत है, सिर पर पट्टी कर दी गई है और कुछ ही देर में आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन प्लीज तब तक के लिए आप लेट जाइए और किसी से भी बातें ना कीजिए, वरना आपको और तकलीफ होगी। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोला और आराम करने के लिए लेट गया। मेरे सिर में अभी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में उस नर्स ने एक इंजेक्शन मुझे लगा दिया, जिसके असर से कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया था। जब मेरी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और मुझे हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई थी। तभी राजीव का कॉल आ गया। उसने मुझसे बातें करनी चाहिए, लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लग रहा था कि मेरे सिर में चोट होने की वजह से मैं ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए उसने मुझे अपना ख्याल रखने की बोलकर कहा कि वो कल सुबह तक आ जाएगा। ये कहकर कॉल काट दिया था। फिर मैं, जो मेरे पड़ोसी जिसमें उस आदमी का नाम दामोदर था, वो मुझे लेकर वापस मेरे क्वार्टर में आ गए थे। अब जैसे ही मैं अपने क्वार्टर की तरफ गया तो मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं उनसे मना करना चाहता था कि मैं यहां वापस नहीं आना चाहता, परंतु मैं घबराते हुए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वे लोग मुझे मेरे क्वार्टर के अंदर लेकर आ गए थे। तभी मैं चिल्लाते हुए बोलने को हुआ कि अचानक मुझे अपनी आंखों के सामने वही डरावना आदमी दिखाई दिया, जो खड़ा हुआ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने देखकर घबराते हुए
मैं उन दोनों पति पत्नी की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे वो मुझे ही दिखाई दे रहा था, शायद उन दोनों को नजर नहीं आ रहा था। तभी घबराते हुए मैं कुछ बोलता कि उस डरावने आदमी ने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़कर जोर से दबा दिया हो, और सांस लेने में भी मुझे मुश्किल होने लगी थी। ये देखकर वे दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने मुझे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया, परंतु मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मेरी हालत देखते हुए और दामोदर मेरे पास में ही रुक गया और उसकी पत्नी वहां से चली गई। उस वक्त दामोदर मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे पूछ रहा था कि आखिर कल मेरा पैर कैसे फिसल गया, जिससे मेरे सिर में चोट लग गई। इसके साथ में ही मेरे घर परिवार के बारे में भी बातें कर रहा था, परंतु डर की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसे में उसने ज्यादा बातें नहीं की और ये कहकर कि थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वो अपने फोन में कुछ देखने लग गया था। तभी उसकी पत्नी मेरे लिए दलिया बनाकर लेकर आई। अब जैसे ही उस आदमी ने मुझे दूध दलिया खिलाना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें दूध दलिया नहीं खून हो। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तभी वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? अब ये सुनकर घबराते हुए मैंने उस कटोरे की तरफ देखा तो अब मुझे उसमें दूध दलिया ही नजर आ रहा था। अब तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस क्वार्टर में अगर मैं सारी रात रहा ना तो जो ये बुरी आत्मा है ना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसे में घबराते हुए मैं थोड़ा सा दूध दलिया खाया। तभी राजीव का कॉल आया तो दामोदर उससे बात करने लगा और उसे बताया कि मेरी हालत कैसी है। ऐसे में बात करते हुए दामोदर उसे बोला कि माना कि इसके सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अस्पताल में भी इसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और यहाँ आया है तब तो कुछ अजीब सी ही इसे घबराहट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को देखकर घबरा रहा हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। अब ये सुनकर राजीव ने उससे कहा कि वो आज रात की ही गाड़ी से कल सुबह तक वहां पहुंच जाएगा। ये कहते हुए दोनों ने उस वक्त कुछ देर बातें की। फिर दामोदर ने मुझे दवाई दी। दवाई लेकर मैं सोने के लिए लेट गया तो दामोदर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कुछ तो बताओ कि आखिर बात क्या है। अब ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने लगा तो मुझे फिर से वही सब कुछ याद आने लगा। ऐसे में मैं बोला, कुछ नहीं, मेरे सिर में थोड़ा ज्यादा दर्द है। ये सुनकर दामोदर बोला, मुझे लगता है आपको अंदरूनी चोटें आई हैं, या तो दवाई से आपको आराम मिल जाएगा वरना सिटी स्कैन करवा लेना। यह सुनकर मैं सिर्फ उसकी तरफ देखते रहा, लेकिन बोला, कुछ नहीं। उसके बाद दवाई के असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। वहीं मुझे सोए हुए देखकर दामोदर भी नीचे एक दरी बिछाकर सो गया था, क्योंकि उसका वहां रहना भी मेरे लिए जरूरी था। शायद मुझे रात को कोई दिक्कत हो जाए, और वैसे भी राजीव ने उसे रात को रुकने के लिए बोल दिया था। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले को जोर से दबा रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी। ये महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अक्सर मुझे दिखाई देने वाला वही डरावना आदमी मेरा गला पकड़े हुए था। तभी वो आदमी अजीब तरीके से मुझे घूरने लगा तो लाल कलर की उसकी आंखों में से अब जैसे खून निकलने लगा था। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। तभी उस आदमी ने मेरा गला पकड़कर मुझे पकड़कर हवा में लहरा दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया। साथ में ही मेरा गला दबाने की वजह से अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। अपने साथ ये सब कुछ होते हुए देखकर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि अब मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी ही मौत नजर आ रही थी। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद होती तभी उस डरावने आदमी ने मुझे इस तरह से फेंका कि मैं सामने दीवार से टकरा गया और नीचे गिर गया। अब मेरे नीचे गिरने की आवाज सुनकर दामोदर की नींद खुल गई तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे फर्श पर गिरा हुआ देखकर दामोदर अब भागते हुए मेरे पास आया और मुझे संभालते हुए बोला, क्या हुआ? परंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस डरते हुए चारों तरफ देख रहा था। लेकिन अब वो डरावना आदमी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दामोदर बोला, अगर आपको रात को टॉयलेट जाना था तो आप मुझसे बोल देते। ये कहते हुए मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार भी है,
चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। ये कहकर मुझे पकड़कर वॉशरूम के पास लेकर आया, लेकिन उसके अंदर जाते हुए भी मुझे घबराहट होने लगी थी। परंतु फिर मैं अंदर चला गया और घबराते हुए जल्दी ही बाहर भी आ गया था। मेरी हालत देखकर दामोदर भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कॉल करके राजीव को सारी बातें बता दी, क्योंकि राजीव को ही वो जानता था कि वो इसके साइड का है। वैसे राजीव मेरे गांव का नहीं था, लेकिन मेरे ही पास के गांव का था। ऐसे में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वही दामोदर फिर मुझे पकड़कर सहारा देकर मेरे पलंग तक लेकर आया। परंतु अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन इतनी हालत नहीं थी कि अब उठकर एक कदम भी चल पाऊं। उस वक्त दामोदर की तरफ देखते हुए मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी अचानक पूरे क्वार्टर में जोर जोर से भयानक रूप से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो अब मुझे ही नहीं दामोदर को भी सुनाई दे रही थी। वो उन आवाजों को सुनकर हैरान रह गया और चारों तरफ देखने लगा, तो तभी हमें दीवार में अजीबोगरीब से चेहरे दिखाई देने लगे। वो एक ही चेहरा था जो जगह जगह दिखाई दे रहा था। उसकी भयानक चमकती लाल आंखें हमें दोनों को डरा रही थीं। ये देखकर दामोदर परेशान हो गया। उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा, तो मेरी घबराहट देखकर पल भर में ही उसे समझ में आ गया कि मेरे साथ इस क्वार्टर में क्या हो रहा था और मेरी हालत इस तरह की क्यों है। धीरे धीरे वो आवाज और भी ज्यादा भयानक और डरावनी होती जा रही थी। तो कुछ सोचते हुए, घबराते हुए दामोदर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो यहां से, यहां रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं भी खड़ा हो गया। हम दोनों वहां से भागते हुए दरवाजे की तरफ जा रहे थे कि तभी वही डरावना आदमी हमारी आंखों के सामने दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर हम और भी ज्यादा घबरा गए। तभी वो भयानक रूप से आवाज करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा, तो पीछे से हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो हमने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, तो वही आदमी था। तभी मैं जिस कमरे में सोता था, उस कमरे के बगल वाले कमरे में से मुझे रोने, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने उस तरफ देखा। उस कमरे में अभी भी फांसी के फंदे पर कोई आदमी लटक रहा था। ये देखकर तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरी आंखों के सामने वही आदमी था, मेरे पीछे भी वही आदमी था, तो कमरे में भी वही आदमी फांसी के फंदे पर लटक रहा था। अब मैं और दामोदर घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक दीवार में से एक हाथ निकला और उसने दामोदर का पैर पकड़ लिया। ये देखकर दामोदर अपना पैर छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन वो हाथ बुरी तरह से उसके पैर को नोचने लगा था। ये देखकर मैं भी बहुत घबरा गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे ही एक तो मेरी हालत वैसे ही खराब थी। तभी अचानक दामोदर ने आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र बोले, तो हमारी तरफ जो डरावना आदमी बढ़ रहा था, वो घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गया। इसके साथ में ही चारों तरफ और भी ज्यादा चीख पुकार मच गई थी। तभी पूरे घर में एक काला धुआं सा फैलने लगा था। अब जो डरावना आदमी हमें दिखाई दे रहा था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वही दीवार में से जो भयानक हाथ निकलकर दामोदर का पैर पकड़ा हुआ था, वो हाथ भी न जाने कहां गायब हो गया। तभी एक ही सांस में उन मंत्रों को बोलते हुए दामोदर ने मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे के पास आया, तो दरवाजा खोलने पर खुल गया। अब दरवाजा खोलकर हम दोनों जल्दी से घबराते हुए क्वार्टर से बाहर आ गए। तभी दामोदर ने मंत्र बोलते हुए ही दरवाजा बंद किया। अब हम दोनों वहां से जैसे ही भागने लगे, तो क्वार्टर के अंदर से वही भयानक रूप से चीखने, चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई दरवाजा खोलने के लिए अंदर से बार बार दरवाजा पीट रहा था। यह सुनकर हमने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और भागते हुए हम दामोदर के क्वार्टर पर आ गए। जब हमने दरवाजा खटखटाया, तो कुछ देर बाद में उसकी पत्नी खिड़की में से देखते हुए अपनी भाषा में बोली, कौन है? तभी दामोदर हड़बड़ाते हुए बोला, जल्दी से दरवाजा खोलो। यह सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया, तो हमें इस तरह परेशान देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वही दामोदर मुझे लेकर अंदर आया और क्वार्टर का दरवाजा बंद कर दिया। अब उसकी पत्नी अपनी भाषा में दामोदर से कुछ पूछते जा रही थी, तो दामोदर ने अपनी भाषा में उसे कुछ समझाया, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज्यादा डर गई। वही मेरी हालत देखकर दामोदर मेरी तरफ देखते हुए बोला, घबराओ मत, यहां तुम ठीक हो। तभी उसकी पत्नी पानी लेकर आई, तो घबराते हुए मैंने थोड़ा सा पानी पिया। उस रात घबराहट की वजह से हम सब सो भी नहीं पाए थे।
सुबह लगभग 5 बजे के आसपास राजीव भी आ गया था, लेकिन कॉल करके दामोदर ने उसे बता दिया था कि वो मेरे क्वार्टर पर ना जाकर उसके क्वार्टर पर आ जाए, तो वो सीधे ही दामोदर के क्वार्टर पर आ गया था। वही हमें इस तरह परेशान देखकर उसने हैरानी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो दामोदर ने उसे सारी बात बता दी। ये बात सुनकर उसके लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। वो मेरी तरफ देखने लगा। अब हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए मैंने अपने साथ जो कुछ हुआ था वो सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो गया, साथ में थोड़ा घबराने भी लग गए थे। अब राजीव मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सुनकर मैं बोला, पहले तो मुझे लगा था कि ये सब कुछ मेरे मन का भ्रम है, लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम दूसरे शहर गए हुए थे। ऐसे में कुछ बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुनकर राजीव बोला, परेशानी की क्या बात है, तुम्हें बताना चाहिए, तुम मेरे भाई की तरह हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तभी कुछ सोचते हुए दामोदर बोला, इसका मतलब लोग कहते हैं जो सच कहते हैं कि उस क्वार्टर में दुष्यंत की आत्मा घूमती है। उसे ऐसा कहते देखकर मैंने और राजीव ने उसकी तरफ देखा। तभी राजीव हैरानी से बोला, क्या मतलब? तो दामोदर ने कहा कि इस क्वार्टर में पहले एक परिवार रहता था। इसमें एक दुष्यंत नाम का आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। आए दिन उन दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। उस वक्त हम लोग यहाँ पर आए ही थे। हमने पहले तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोजाना देर रात तक झगड़ा होता रहता था तो हमने इस बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछा। क्योंकि दुष्यंत लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, न ही उसकी पत्नी को किसी से बोलने देता था, तो पता चला कि दुष्यंत रोज शराब पीकर हंगामा करता है, बेवजह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। ये सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन दुष्यंत को समझाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो बेवजह ही गाली गलौज करने लग जाएगा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। उनके रोजाना के ही नाटक थे। एक दिन सुबह सुबह दुष्यंत के घर से रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, तो हम सभी लोग वहां पर भागते हुए गए तो दुष्यंत की लाश फंदे पर लटकी हुई थी। उसने शराब के नशे में रात को सुसाइड कर लिया था। उस वक्त उसकी पत्नी ने बताया था कि रात को जब वो शराब पीकर आया तो सभी के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज देने लगा। ऐसे में ये देखकर दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाई हुई। उसके बाद में वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके फंदे से लटक गया। सुबह जब काफी दरवाजा खटखटाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने जैसे तैसे करके अंदर से दरवाजे का लॉक बाहर से तोड़ दिया। फिर दरवाजा खोलकर देखा तो दुष्यंत फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। ऐसे में पुलिस केस हुआ। पुलिस आई, सब लोगों से पूछताछ की, लाश को अपने साथ ले गई। तो लाश के साथ में ही उसके बीवी बच्चे भी चले गए। उसके कुछ दिनों बाद दुष्यंत के परिवार में से कुछ लोग आए और जो सारा सामान था वो लेकर चले गए। तभी से ये क्वार्टर खाली पड़ा था। लोगों का कहना है कि उन्हें उस क्वार्टर में अब भी दुष्यंत की आत्मा के होने का एहसास होता है। कभी कोई खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है, तो कभी क्वार्टर के आगे और पीछे की जो खाली जगह है वहां बैठा हुआ दिखाई देता है। परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए बस लोगों के मन का भ्रम समझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज जो कुछ हुआ, ये कहकर दामोदर भी परेशान हो गया। अब सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई थी, इसीलिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस क्वार्टर में जाकर मेरा सामान भी निकाल कर लेकर आ सके। वही मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में फिर राजीव ने ही कॉल करके मेरे घर वालों को सारी बात बताई, तो उनके भी होश उड़ गए। वे लोग वहां से आने के लिए रवाना हो गए थे। ऐसे में 2 दिन के लंबे सफर के बाद जब वे आकर पहुंचे तो मुझे देखकर उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मेरे पापा और मेरे भाई दोनों रास्ते में आते वक्त भी थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करके मेरी खबर ले रहे थे। फिर मेरी हालत देखकर वो लोग मुझे अपने साथ गांव लेकर आ गए। वहां जाकर हमने देवी देवताओं के भी दर्शन किए, डॉक्टर के यहाँ भी मुझे दिखाया। तब जाकर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा, तो मैं अब वापस अपनी जॉब पर जाना चाहता था, लेकिन उस क्वार्टर में एक पल भी नहीं रह सकता था। मेरे घर वाले तो मुझे जॉब पर भेजने के नाम से ही घबरा रहे थे, लेकिन जाना तो जरूरी था ना।
वही राजीव ने फिर वहां के ही रहने वाले कुछ लोगों को पैसे देकर दिन के उजाले में मेरा जो भी सामान था सारा सामान निकलवा लिया। उसके बाद मैं राजीव के साथ ही उसके क्वार्टर में रहने लग गया था, क्योंकि राजीव भी अकेला ही रहता था। परंतु जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मेरे दिलो दिमाग में इस कदर असर कर गया था कि रात को कई बार नींद में सोते हुए भी डर कर बैठ जाता था। धीरे धीरे मैं इन सब से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजीव के साथ रहते हुए भी उस क्वार्टर की तरफ कभी भूल कर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद राजीव की शादी हो गई, तो मैंने पास के ही कस्बे में किराए पर कमरा ले लिया, जहां से रोज मोटरसाइकिल से अपनी ड्यूटी पर आ जाता। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर चला गया था। धीरे धीरे मेरा डर भी काफी कम हो गया था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे कभी भूल नहीं पाया। आज भी रात के अंधेरे में कभी उन सब के बारे में सोचता हूँ ना तो थर थर कांपने लगता हूँ। और वो भूतिया क्वार्टर आज भी खाली पड़ा है और एक खंडहर में बदल चुका है, क्योंकि उसके बाद कोई भी उसमें रहने के लिए नहीं आया। अगर किसी को सरकार की तरफ से वो मिला भी तो अड़ोस पड़ोस के लोगों की बात सुनकर किसी ने भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं की। वैसे लोगों का कहना है कि आज भी उस क्वार्टर में कभी खिड़की के पास तो कभी आगे पीछे जो खाली जगह है वहां पर दुष्यंत की आत्मा दिखाई देती है। मैंने आप सबको अपनी ये घटना इसलिए बताई क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग रोजी रोटी की तलाश में कभी दूसरे देश में, दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जाते हैं। वहां पर कभी हमें सरकारी क्वार्टर रहने के लिए मिल जाता है तो कभी किराए का घर रहने के लिए मिल जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमसे पहले कुछ ऐसी घटनाएं वहां घट चुकी हैं जो हमारे लिए भी जानलेवा बन सकती हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था। इसलिए किसी भी अनजान जगह पर रहने से पहले अगर हम वहां रहने वाले लोगों से थोड़ी सी उस जगह के बारे में पूछताछ कर लें तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही हमारी जान की दुश्मन भी बन सकती है। और अगर हमारी जान भी बच जाए तो भी कुछ ऐसी तकलीफें भी हमें मिल सकती हैं जिन्हें हम कभी जीवन भर नहीं भुला सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रीना है साउथ अफ्रीका से, पूनम धानका है राजकोट गुजरात से, सारा आलम है मुंबई से, जीम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, श्याम है मणिपुर से, कुंसांग है भूटान से, पूनम है जमशेदपुर झारखंड से, जीवन तमांग है काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना है दूदू जयपुर राजस्थान से, पवन और हीना है हरियाणा से, पिंकी सिंह आराध्या सिंह और दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से और सबसे लास्ट में मोहन हैं झारखंड से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।